नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए शुरू हुई ये यात्रा अब तक 108 दिन में 9 राज्यों से होते हुए 2800 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच चुकी है। यात्रा अब केवल 448 किलोमीटर बची है। उम्मीद है वो भी निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये यात्रा अपने घोषित और अघोषित लक्ष्य को पाने में कितनी सफल हो पाएगी। क्या एक राजनेता की ओर से शुरू की गई यात्रा के राजनीतिक निहितार्थ पूरे हो पाएंगे? क्या राहुल देश की समस्याओं को सड़कों पर उठाने में कामयाब हुए? क्या आम आदमी के दुख दर्द को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचा पाए? क्या जनमानस के दिलों में पनपती नफरत और बढ़ती दूरी को राहुल अपनी मोहब्बत की जुबान से कम कर पाए? और सबसे बड़ा सवाल, यात्रा से देश को क्या मिला? इस ऐसे ही तमाम सवालों पर विमर्श के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है। इनमें दिनेश बोरा जी, अमरिंदर राय और आलोक भदौरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल अमरिंदर जी से। अमरिंदर जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? अमरिंदर कि मैं राहुल गांधी की इस यात्रा को दो रूपों में देखता हूं। आप कह सकते हैं दो बड़ी उपलब्धियां हैं जी। पहली उपलब्धि, अभी तक राहुल गांधी को एक तरह से टैग कर दिया गया था कि ये पप्पू हैं। इनकी छवि को खराब करने में बीजेपी और संघ ने कोई कमी नहीं छोड़ी और करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी छवि बना भी दी कि ये पप्पू हैं। छवि बनाने के काम में वो इस कदर आगे बढ़े कि जो बात राहुल गांधी ने नहीं कही वो भी उनके मुंह से कहलवा करके और साबित किया गया कि अरे ये तो बेवकूफ आदमी ही से कुछ नहीं आता है। जैसे इधर से आलू डालेंगे और उधर से सोना उगले निकलेगा, ये बात मोदी जी ने कही, लेकिन संघ और उसके संपर्की मीडिया ने इतना प्रचार किया जैसे बात राहुल गांधी ने कही हो। तो मैं इस यात्रा को इस रूप में देखता हूं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान इस पप्पू वाली अपनी छवि को तोड़ दिया है। जी। एक तो ये था कि जैसे ही यात्रा शुरू हुई लोगों को लगा कि यार 25 किलोमीटर कोई कैसे पैदल चल सकता है, राहुल गांधी चले। दूसरी बात ये थी कि राहुल गांधी बोलते अच्छा नहीं है, बातचीत अच्छा नहीं करते, समझदारी नहीं है, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, इनके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी इस चीज से बच रहे हैं या उनकी बातों से भी ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो बेवकूफ आदमी है। एक तरफ जहां मोदी जी मीडिया को फेस नहीं करते और अगर बिना लिखा कुछ आ जाता है तो तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी सबके सामने सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो इस पूरी जो यात्रा है, लगभग आप समझिए कन्याकुमारी से और दिल्ली पहुंच गई है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने ये साबित किया है कि साहब वो पप्पू नहीं है, पप्पू कोई और है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि दूसरा एक आरोप था राहुल गांधी को लेकर के कि ये सीजनल पॉलिटिशियन है, इनमें स्थिरता नहीं है। जब लोगों ने देखा कि यात्रा तो सुचारू रूप से चल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, विभिन्न तबके के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे किसान हों, चाहे डिफरेंट लोग हों, जैसे अभी रघुराज रामन जुड़े उनसे, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुड़ रहे हैं। तो अब अमित शाह से पूछा गया, किसी उनके पत्रकार ने पूछा कि साहब आप इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए साहब, यात्रा कोई भी निकाले उसका लाभ होता है, लेकिन एक स्थिरता होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी साबित किया है कि वो सीजनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो लगातार चल रहे थे। लोगों को था कि 5 दिन 7 दिन या महीने भर में छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन वो यात्रा पिछले 4 महीने से ज्यादा हो गई और लगातार चलती रही। तो ये दो मेन लाभ हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, इस टैग को उन्होंने हटा दिया, और दूसरा ये कि वो सीजनल और टूरिज्म वाले पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि उनमें भी स्थिरता है और राजनीति वो भी स्थिर होके ही करेंगे। जी दिनेश जी, भारत जोड़ो यात्रा अपने घोषित लक्ष्यों को कहां तक हासिल कर पाई? नमस्कार आप सबको। मैंने अमरिंदर जी को सुना और उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लक्ष्य, जब ये यात्रा प्रारंभ की गई थी तो लक्ष्य कोई ऐसे बहुत बड़े एस्टेब्लिश नहीं किए गए थे। एकमात्र लक्ष्य ये था कि भारत से जुड़ा कैसे जाए,
क्योंकि एक डर था कि भारत कहीं ना कहीं से अंदर तिनका तिनका होकर बिखर रहा है और उसको समझा जाए, जमीन पर क्या हो रहा है उसे समझा जाए, जनमानस क्या सोच रहा है उसे समझा जाए। दूसरी बात, जो बढ़ती हुई घृणा और नफरत समाज में, उसको, उस खाई को कैसे पाटा जाए, ये जरूरत महसूस हो रही थी। अब सिर्फ कहीं से स्पीच देके या कुछ 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम नहीं हो सकता था। उसके लिए एक बड़े यज्ञ की आवश्यकता थी और वो यज्ञ कांग्रेस लेके आती है यात्रा के रूप में। यात्राओं का इतिहास भारत में स्वर्णिम रहा है, चाहे वो गांधी जी की यात्राएं रही हों या विनोबा भावे की रही हों। बीच में छोटी चंद्रशेखर की यात्रा भी थी और आडवाणी जी की भी कुछ अपने रथ की यात्रा थी, जो भी एक उद्देश्य के लिए थी। लेकिन सभी यात्राएं किसी उद्देश्य के लिए होती हैं। यहाँ पर जो उद्देश्य था, लोग उसको एक पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करने के रूप में देखना चाहते हैं। वो उसका सेकेंडरी एम हो सकता है, लेकिन प्राइमरी एम ये था कि टू नो द पीपल ऑफ दिस कंट्री, डू समथिंग विच कैन यूनाइट देम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो लोगों में जो घृणा और जो नफरत फैल रही है भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण पंथियों के द्वारा, उस खाई को पाटा जाए। राहुल गांधी की छवि डेफिनेटली उसमें एक मुख्य मुद्दा थी कि उनको री एस्टेब्लिश कैसे किया जाए, और री एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी था कि उनको जनमानस से जोड़ा जाए। तो इससे बेहतर और कोई पर्याय हो नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि कन्याकुमारी से चली हुई ये यात्रा अब जब दिल्ली पहुंची है, उसके बाद अब जनवरी 3 से फिर से प्रारंभ होगी, जो इनको प्रतिसाद मिला है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस बात की कल्पना किसी ने की नहीं थी। यहाँ पर बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, युवा हों, एक्टर हों, खिलाड़ी हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, हर व्यक्ति जुड़ रहा है उनसे। और ऐसा नहीं कि उनको ट्रैक्टर में लाद के, ट्रकों में लाद के, बसों में लाद के लाया जा रहा है। वो स्वतः लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। जब कभी भी ऐसी कोई चीज होती है तो उसके तुरंत परिणाम नहीं देखने चाहिए। हमारी एक हैबिट हो गई है कि बर्गर कल्चर में आ गए हैं, 100 रुपए का नोट दिया और सामने से एक बर्गर ले लिया। लेकिन ये ऐसी चीजें जहां पर आप पहले आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कोई बहरा आएगा कि मुझे खाना लेके आओ, वो अपना टाइम लेता है आधा घंटा, फिर आपके सामने खाना परोसेगा। हमें यहाँ पर प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। पर मुसीबत ये कि ये युग ऐसा है जहां धैर्य जो है बैक सीट पे चला गया है। हर चीज इंस्टेंट चाहिए। तो लोग उसके अंदर ये ढूंढते हैं कि कैसे भी करके इनको पॉलिटिकल कैपिटल कैसे मिल सकता है। अगर यात्रा हो रही है तो गुजरात कैसे हारे, यात्रा हो रही तो वो कैसे होगा। तो बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं जो ये बात कहते हैं कि अगर इसका चुनाव में फायदा नहीं होता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक छोटी और संकीर्ण सोच है। महात्मा गांधी ने जब अपनी यात्राएं की थी, जनमानस से जुड़े थे, जब गोपाल कृष्ण गोखले से कहा था उनसे कि भारत को जानना है तो भारत से जुड़ो, और भारत से जुड़ने के लिए जाओ, पूरा भारत घूमो, यात्रा करो, भारत की जमीनी हकीकत क्या उसको पहचानो। मुझे लगता है कि इसके जो परिणाम होंगे दूरगामी होंगे, उसको मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में ना देखा जाए, बाद में, क्योंकि टूटते हुए भारत को अंदर से जोड़ना एक बहुत सुखद अनुभव है। हर यात्रा को आप एक सीट पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि लोग कहेंगे चुनाव में हार गए तो ये उनकी भारत यात्रा जो जोड़ो यात्रा ये असफल हो गई। नहीं, उसके कई अलग परिणाम हैं जो सुखद हैं, लेकिन शायद जो संकीर्ण नजरों से उसे देख रहे हैं उन्हें ये सुखद ना लगे। और जिस किस्म के आजकल वक्तव्य आ रहे हैं बीजेपी की आईटी सेल से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो वक्तव्य अपने आप में वो भी संकीर्ण विचारधारा है। और कहीं ना कहीं से एक बात है, जब किसी व्यक्ति का कद बड़ा होता है ना, तो दूसरे लोग डरना शुरू हो जाते हैं। और एक कहावत और भी है कि खुद को और ऊंचा नहीं कर सकते तो दूसरे को कट कर दो ताकि आपका साइज बड़ा दिखना शुरू हो जाए। यही भारत में हो रहा है। खुद बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को कट करोगे तो बड़े दिखने शुरू हो जाओगे। लेकिन शायद ये सत्य नहीं है। क्या कहते हैं, सत्य में जयते, वही है जो प्यार है, मोहब्बत है, जो गांधी का, नानक का, बुद्ध का संदेश है, वही हमेशा सदा रहता है। जैसे हीरा होता है ना, हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर। तो ये प्यार मोहब्बत जो है, जो कंपैशन है, दया है, करुणा है, ये हमेशा के लिए। इसलिए गांधी अमर है, इसलिए महावीर और बुद्ध भी अमर है और नानक भी अमर है। लेकिन घृणा मैं कभी भी दोबारा अमर आपके नहीं। पास आता हूँ। अभी आलोक जी इंतजार कर रहे हैं, आलोक जी से संवाद करते हैं। आलोक जी, राजनीतिक दल की ओर से शुरू की गई यात्रा की राजनीतिक निहितार्थ जरूर होते हैं। जाहिर है बेदम बेपड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकना भी अघोषित मकसद यात्रा का है।
क्या कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए एक सक्षम नेता, काडर और सांगठनिक ताकत मिल पाएगी, जैसा कि अभी आलोक? धनखड़ जी, देखिए, राजनीति एक अवधारणा का खेल है। अवधारणा बहुत बड़ी चीज है, किस तरीके से अवधारणा बनाई जाती है। अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि पिछले 8 साल से हो रहा था कि अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे की लकीर को छोटा किया जा रहा था, तो ये चल रहा था। अब सवाल है कि इससे निपटे कैसे। मुझे कैसा लग रहा है कि 2800 किलोमीटर की यात्रा से एक सबक राहुल की यात्रा का बहुत अच्छा खुद राहुल ने जो लाल किले से दिया है, वो सीधे सीधे दिया है पूरे देश भर के गोदी मीडिया, या कहना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया, या सारे मीडिया, कि अब आप ये सारी चीजें बंद कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मजबूरी ये, उन्होंने ऐसी जगह चुनी। हमेशा देखिए, राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, महत्वपूर्ण है, कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग उन्होंने इतनी बढ़िया चुनी कि लाल किले से कि उन्होंने पूरे देश भर को बता दिया, और सारा मीडिया कवरेज करने के लिए बाध्य हुआ। उन्होंने बता दिया कि ये दिन भर हिंदू मुस्लिम करता रहता है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मीडिया को एक, अगर सबक के तौर पर लिया जाए कि क्या मिला, मीडिया को तो एक सबक दे दिया, बहुत सख्त या मुलायम, कैसे भी कहें, लेकिन साफ साफ सबक दिया कि कृपया अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। आपकी जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम करने की नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 2800 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मुझे कहीं भी घृणा पूरे भारतवर्ष में नहीं। नंबर 2, इन्होंने एक चीज और सीखी, सुर्खियां कैसे बटोरी जाती हैं, ये भी देख लिया इन्होंने। तीसरा, अब कांग्रेस भी लगता है कि इवेंट करना सीख गई है। एक जगह आदमी कैमरे लेकर के मिलने जाता है, तो यहाँ इन्होंने वो पब्लिकली वो इवेंट कैप्चर करी, और वो फोटो मेरे ख्याल से शायद ही कोई अखबार होगा, शायद ही कोई जगह होगी जहां पे वो मीडिया में वो फोटो ना दिखाई गई। इसका मतलब कि ये अब बीजेपी जिन चीजों में आगे थी, महारत हासिल किए हुए थे, कांग्रेस अब उसमें भी महारत हासिल करती आ रही है। ये यात्रा की शुरुआत में कांग्रेस ने दिखा दिया था, जब ये बात हुई थी कि कितने की शर्ट है, और ये हुआ कि विवेकानंद के आप गए थे या नहीं गए थे, तो ये सारी चीजें आईटी सेल ने जिस तरीके से पलट कर जवाब दिया, तो अब वो चुप हो गए हैं। अब वो आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नहीं कर रहा। लेकिन अब सवाल है कि फितरत तो नहीं जाती है ना। वो फिर आ गया कि एक टी शर्ट में कैसे रह रहे हैं। मतलब अब सोचिए कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा क्या है, कि एक टी शर्ट में आप स्वेटर है कि नहीं है। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि जो इतने सालों से सांसद है, प्रधानमंत्री का बेटा है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक टी शर्ट की बात जो है, एक टी शर्ट, इतनी ठंड, तो मुझे लगता है कांग्रेस का आईटी सेल भी राहुल गांधी को सुपर मानव बनाने की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा वो ठीक नहीं है। कायदे से उनको थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, चाहे दिखाने के लिए करें, चाहे दिन में करें, चाहे जो करें, रात का जो टेम्परेचर होता है अलग होता है। एक और जो बड़ा मैसेज है कि उन्होंने छत्रपों को थोड़ा सा किनारे कर दिया है। ये ठीक है कि 2 दिग्गज नेता उनके यात्रा के कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं, सब है, लेकिन जो G23 टाइप के जो छत्रप नेता थे, जो तमाम जगह जो आवाजें उठती थी, वो सारी आवाजें अब बंद हो रही है। इसका मतलब कांग्रेस एक नए अवतार में आ रही है। कांग्रेस में एक नया जोश आ रहा है, और नई जमात, नए लोग उससे जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उसने देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति खराब होना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं का खस्ता हाल होना है, इन सब मुद्दों को मुख्य धारा में वो ले आए हैं। और ये चीजें अब मीडिया भी बाध्य है दिखाने के लिए, आईटी सेल भी लगा हुआ है। अब ये कि आगे मैसेज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं कि यात्रा होगी, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि जम्मू कश्मीर तक जब तक हो नहीं जाए ना, मैं अभी सत्तारूढ़ पार्टी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। 2800 किलोमीटर चल चुकी है, तो इस पर डिस्कस किया जा सकता है। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है हमारी डिस्कशन में, मैं समझता हूँ उपयुक्त समय है। अब अमरेंद्र जी, क्या यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनता के जिन मुद्दों, खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी को देश में विमर्श का केंद्र बना पाए, यात्रा के दौरान जितने भी मुद्दे उठे, उनका सरकार पर क्या कोई असर देखने को मिला? देखिए, सरकार वाली जो बात है वो हम थोड़ा बाद में करेंगे। सरकार पर असर जो दिख रहा है वो दिल्ली आते आते दिख रहा है। मेन बात यह है कि जो आपने बतलाया कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं वो कन्याकुमारी से ही शुरू होते हैं
और दिल्ली तक चले आते हैं। कोई भी पत्रकार जब जाता था तो तरह तरह की बातें लोग करते थे, महंगाई बेरोजगारी को पीछे ढकेलने की कोशिश होती थी। लेकिन यात्रा के दौरान जितने भी नेता थे वो घूम फिर करके वापस उसी महंगाई पर आते थे, उसी बेरोजगारी पर आते थे, उसी नोटबंदी पर आते थे, और जो लॉकडाउन के दौरान लोग पैदल चले उन पर आते थे। आपको एक उदाहरण, और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस दौरान, मैं शुरू से मानता रहा हूं कि राहुल गांधी अच्छे वक्ता नहीं है, और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस में हिंदी वक्ताओं की बहुत कमी है। अंग्रेजी में तो उनके पास बहुत अच्छे वक्ता हैं, चिदम्बरम हैं, मणिशंकर अय्यर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हिंदी वक्ता उनके पास अच्छे नहीं हैं। और आज देश की जो राजनीति है वो हार्टलैंड जो हिंदी बेल्ट है उसमें जब तक आप प्रभावी ढंग से अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तब तक जो है आप बहुत कामयाब नहीं होंगे। उसको देख के हमने ये महसूस किया कि इस दौरान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी जिसमें कि वो रमेश जी हैं उनके, और वो कम बोलते हैं और कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने बहुत सारी बातें मीडिया से कही है और उसी तरह से जवाब वो देते हैं, विटी भी हैं कई मामलों में और गंभीर भी हैं, अध्ययन उनका अच्छा है, शायद उनका बैकग्राउंड सीपीआई वगैरह का है और जो अब शामिल हो गए हैं इनमें, तो वो नचा घुमा करके और बात ले आते हैं उसी बेरोजगारी पर। अभी जैसे फरीदाबाद की बात वो कर रहे थे तो उन्होंने घुमाते हुए कहा यही फरीदाबाद है जहां से लोग पैदल जाते हुए देखे गए थे। तो ये माने कांग्रेस ने या उसके नेताओं ने किसी भी समय अपना मुद्दा नहीं छोड़ा, और ये लोगों को लग भी रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में आई हो या इवन मध्य प्रदेश में जब आई तब तो और भी चीजें, मैंने सड़क पर चर्चा होने लगी कि सड़कें कैसी हैं और रोजगार का क्या हाल है। तो ये इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने इसको पहुंचाने की कोशिश की है और बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी हद तक उसमें वो सफल भी रहे, ये हम मानते हैं। अब दूसरी बात आपकी कि जो सरकार का रुख है, तो सरकार आप देखिए जब यात्रा शुरू हुई तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं थी और उन्होंने लाइट ढंग से इसको कि जूते कैसे पहने हुए हैं और टी शर्ट कैसी है और कितने की है, तो इन सब बातों पर। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते उस यात्रा को रोकने की कोशिशें की जाने लगी हैं और कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो भाई कोरोना आ रहा है, पार्लियामेंट का सेशन कम कर दिया गया इसी नाते। सुबह जो लोग मास्क लगा करके बैठे हुए थे पार्लियामेंट में वो शाम को जो है वो कंबल बांटते नजर आए बिना जो है मास्क के। तो कुल मिलाकर के ये दिखलाता है कि कोरोना का खतरा कम है, इस यात्रा की बेचैनी ज्यादा है जिसकी वजह से वो रोकना चाहते हैं। और अगर यात्रा में मूल मुद्दे न उठे, अगर आप टी शर्ट पर चर्चा करें या हवाई बातें करें तो उससे मोदी जी या बीजेपी या संघ को कोई परेशानी नहीं है। असली परेशानी है कि लोगों में महंगाई की बात जा रही है, बेरोजगारी की बात जा रही है, लॉकडाउन की बात जा रही है। और रघुराज रामन जब से शामिल हुए तब से नोटबंदी का मुद्दा भी बड़ी प्रमुखता से आ गया है और उसी के साथ साथ ये कि अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। अभी पार्लियामेंट में आपने देखा कि महुआ मोइत्रा ने किस तरह, हालांकि वो अंग्रेजी में बोल रही थी, अगर वही बातें उतने ही अच्छे ढंग से कोई हिंदी का वक्ता रखता तो आप देखते कि पूरे देश पर इसका बड़ा दूरगामी और बहुत ही प्रभावी असर पड़ता। तो इस वजह से बीजेपी और सरकार घबरा रही है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिनेश जी, कांग्रेस ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं ने यात्रा से दूरी बनाए रखी। इसके क्या कारण है और विपक्षी एकता में भारत जोड़ो यात्रा की क्या भूमिका रहेगी? प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है। निमंत्रण तो सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं जो अधिकतर देखा जाए तो एक एक स्टेट तक सीमित हैं, उनके अपने डर हैं। डर ये है कि कांग्रेस का अगर कहीं रिवाइवल होता है तो उनका सफाया हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कांग्रेस की कीमत पर ही तो बढ़ी है आज तक की, चाहे आपकी पार्टी साउथ से कुछ हो या फिर नॉर्थ से कुछ हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो। अल्टीमेटली सबका उदय तो कहने को समाजवादी उदय है, लेकिन जड़ें सबकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मिली जाती, जाके देखा जाए तो कांग्रेस एक सागर की तरह काम करती है।
तो उनको ये डर रहता है कि अगर कांग्रेस का एक्सपेंशन होता है यूपी में हो या बिहार में हो या किसी और स्टेट में हो, तो इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ दोज रीजनल जो आपके पार्टियां हैं उसके बेस पे आएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ परिवर्तन हैं, उनके डर अपनी जगह सही है, क्योंकि राजनीति में हर आदमी अपनी जमीन को पुख्ता करना जानता है, और कैसे पुख्ता रखा जा सकता है उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े वो कर सकते हैं। यही कारण है ना मायावती आएंगी, ना अखिलेश आएंगे, ना जयंत चौधरी आएंगे, और बहुत सारे और भी नेता हैं जो इसके अंदर अपने अपने पर्सनल रीजन से शामिल नहीं होंगे। पर कुछ चीजें ऐसी भी घटी हैं जो काफी एक तरह से कहा जाए प्रभावशाली है। कर्नाटक में जब ये पहली बार यात्रा एंटर हुई थी, तो उस समय कहा जा रहा था कि अब ये भाजपा क्षेत्र में आई है, तो अभी तक तो उनके अपने एलाइज से डीएमके थे, या फिर केरल में भी उनको काफी सपोर्ट मिला था, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, और चैलेंजेस भी दिए गए थे। लेकिन कर्नाटक में आते स्थिति उल्टी हुई, और उनके ऊपर कमेंट्स तो किए गए, भाजपा सरकार के द्वारा भी किए गए, मंत्रियों के द्वारा किए गए। लेकिन कुछ ऐसा घटा कि वो एक जगह पे लिंगायत के मठ में पहुंच गए। अब उसका असर ये होना शुरू हुआ कि अब इस टाइम कर्नाटक की लड़ाई ऐसे मोड़ पे आ गई जहां कांग्रेस एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे आ गई है, क्योंकि कर्नाटक की लड़ाई अब चौतरफा हो गई है, क्योंकि वहां जेडीएस था, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, अब जनार्दन रेड्डी का नया आउटफिट आ गया। और मेरी सूचना के अनुसार कम से 25 सीटें जो हैं वो हैदराबाद जो कर्नाटक है, जिसे अब कल्याण कर्नाटक कहा जाता है, वहां पे सीट लूज करने जा रही है, क्योंकि जनार्दन रेड्डी का होल्ड बहुत बड़ा है। एक चीज और घटी, वो ये थी कि लिंगायत जो ग्रुप है वो 65 सीटों को करीब प्रभावित करता है कर्नाटक के अंदर। तो जब ये मठ से मिले तो उनको समर्थन मिला, और वहां पे खास उनका एक सेक्ट है लिंगायत का, पंचमशाली सेक्ट है। पंचमशाली सेक्ट जो है वो राहुल के साथ आ गया, और उन्होंने कहा कि अगर हमको एक विशेष रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो हम पूरी की पूरी सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को दे देंगे, और आधा लिंगायत जो बट जाता है यहाँ पे, आधा एक साइड में येडुरप्पा के साथ रहता है और आधा राहुल के साथ आता है। कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिससे अब डर फैल रहा है, क्योंकि राहुल की जो बातचीत हो रही है, जहां भी वो जा रहे हैं, जो प्रभावशाली नेता हो या वहां के कुछ गुट हो या वर्ग हो, वो अपने आप में कांग्रेस को संगठन के रूप में मजबूत कर रहे हैं। ये डर आपके विरोधी दलों में, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों या बाकी राज्यों के हों, वहां पे डर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का बढ़ता हुआ साइज एक बार फिर से वो सारी ये जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी कीमत पर आएंगे, और वो ये नहीं चाहती कि कांग्रेस का प्रभुत्व यहाँ पे बढ़े। शायद इसीलिए अपने अधिकार क्षेत्र को बचाने के लिए अखिलेश का डर है, जयंत का डर है, मायावती का डर है, या बाकी जो लोकल लीडर्स हैं उनके डर है, वो इसलिए दूर रह रहे हैं, क्योंकि ये पास आएंगे तो उनको अपनी जमीन के खो जाने का डर है, और वो होगा भी, अभी नहीं तो 2 साल बाद होगा। आप देखिएगा कि कांग्रेस का जब रिवाइवल होगा तो फिर सब जगह होगा, और जहां खोई हुई जमीनें हैं वहां भी वापस वो पा लेंगे उसको। जी। अब इस विमर्श का अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल आलोक जी से। आलोक जी, भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से भारत को क्या मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको वो केंद्र में ले आए हैं, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ने की यही सबसे बड़ी वजह भी है। इस वजह को आप थोड़ा सा मैं एक आर्थिक तौर पर एक इनके फैसले को इसके साथ में जोड़ कर देखना चाहता हूँ। वो ये है कि इन्होंने अचानक से, जब वो दिल्ली यात्रा जब पहुंचने वाली थी, तो अचानक से एक दिन पहले यहाँ पर ये होता है, देश भर में वो मुफ्त खाद्यान्न योजना बढ़ा दी जाती है, और वो बढ़ा दी जाती है पूरे 1 साल के लिए। मैं कहूंगा कि पहला राहुल गांधी की यात्रा का असर, पहला और सबसे बड़ा ये है। और ये करने में इन्होंने नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें भी परिवर्तन कर दिया। पहले उसमें ये था कि आपको 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो गेहूं और चावल मिला करता था, इन्होंने वो भी पैसे लेना बंद कर दिया। तो ये आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बहुत बड़ी है। लेकिन कांग्रेस को भी अपना तैयार होना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर्स में बहुत तेजी के साथ अपनी रणनीति बदलती है, और ये रणनीति उन्होंने बदलना अभी से चालू कर दिया है। तो और जो अब पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे तो वो जो थोड़ा सा जो आर्थिक तौर पे जो फर्टिलाइजर और सबके जो सब्सिडी घट रही है, वो जो मिले थे वो उसका उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी तुरुप के पत्ते चल सकती है। कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और एक मैं चीज और कहूंगा, कोई भी यात्रा, कोई भी मैसेज, कोई भी कैंपेन
एक स्लोगन उसको जरूर चाहिए होगा। महंगाई बेरोजगारी का स्लोगन 2024 तक या जो अभी अगले विधानसभा चुनाव जो होने हैं हिंदी बेल्ट में, ये ठीक है, ये अपना है, लेकिन ये इतना कैची नहीं होता। एक कैची स्लोगन चाहिए होगा जिसके आधार पर राहुल गांधी लोगों को आकर्षित भी कर सके, एक सपने भी दिखाना होंगे। अगर वो सपना नहीं दिखाएंगे, केवल मोहब्बत की दुकान से ही बात नहीं बनने वाली। मोहम्मद की दुकान से आपको आगे मिलेगा क्या, ये भी बताना होगा। और ये भी साथ में बताना होगा कि धर्म के आधार पर जो देश बने थे या धर्म के आधार पर जो देश कहीं भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तरक्की करने के लिए एक समावेशी सोच अपनाना पड़ेगा और समावेशी विकास अपनाना पड़ेगा। सबको वास्तव में जोड़ना पड़ेगा, तभी देश की तरक्की हो पाएगी और वही राहुल गांधी की सफलता होगी। धनखड़ जी। भारत जोड़ो यात्रा से जहां कांग्रेस को राहुल गांधी के रूप में एक परिपक्व नेता मिला है, बेजान पड़ी कांग्रेस के संगठन में एक नई चेतना का संचार हुआ है। परस्पर लड़ते झगड़ते रहने वाले कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता और गुट राहुल की यात्रा में साथ दिखे हैं, लेकिन ये साथ दिलों की दूरियां हुई, कम हुई या नहीं, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। निश्चित रूप से राहुल मोहब्बत की दुकान से आज के नफरती माहौल में सकारात्मक संदेश देने में सफल रहे हैं। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे जन मुद्दों को विमर्श के केंद्र में लाने का भी श्रेय यात्रा को जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर अब आम जनमानस खुलकर चर्चा करने लगा है। साथ ही ये यात्रा लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। अन्य विपक्षी दलों के नेता जो अब तक मौन साधे हुए थे, अब धीरे धीरे मुखर होने लगे हैं। अब समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।